नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अगर आप MBBU यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BA सेकेंड सेमेस्टर BA सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका जियोग्राफी का पेपर होने वाला है, तो रुकिए, यह वीडियो सीधे आपके लिए ही है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप 75 BIMP MCQ। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने यह मॉडल पेपर 1 पूरा देख लिया तो समझो परीक्षा की आधी तैयारी आपकी यही होगी। दोस्तों, आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे एक मॉडल पेपर 2 भी करा दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जैसा कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी स्टूडेंट का जो एग्जाम है 19 मई 2026 को लगा हुआ है, तो काफ़ी बच्चे परेशान थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मॉडल पेपर 1 लेकर के आए हैं। जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे मॉडल पेपर 2 भी करा दिया जाएगा, 2 वीडियो करा दिया जाएगा। आपका 100% क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो परीक्षा की तिथि बिल्कुल पास है, इसलिए अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, अब समय है सटीक और 100% सही उत्तरों के साथ प्रैक्टिस करने की। इस वीडियो में हम न सिर्फ प्रश्न देखेंगे बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से देख लो, पेपर यहीं से आएगा। क्या दोस्तों, जल्दी से देख लो, पेपर यहीं से आएगा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, पिछले सालों के ट्रेंड को देखकर ये 75 टॉप प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो अपनी पेन और नोटबुक साथ रख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। दोस्तों, यदि आप अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महानगरों की कितनी संख्या है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसकी जो संख्या है वो 53 है। ठीक है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख या 1 मिलियन या उससे अधिक आबादी वाले महानगरों की कुल संख्या 53 है। इनमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता सबसे बड़ा महानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। करा कि निम्नलिखित देशों का उनकी जनसंख्या के संदर्भ में सही अवरोही है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, US, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ठीक है, जनसंख्या के मामले में विश्व में चीन और भारत के बाद तीसरा स्थान USA का है, चौथा स्थान इंडोनेशिया का है और 5वां स्थान ब्राज़ील का आता है। और वही क्रम का अर्थ है बड़े से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहाँ के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है तो इस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है जनाधिक्य। क्या बोला जाता है? जनाधिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो गद्दी। ठीक है, जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। ये लोग मौसम बदलने पर अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। तो थारू। ठीक है, कौन? थारू। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में रहने वाली थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होती है, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें बढ़नी देते हैं। बढ़नी समझते होंगे, जिसे झाड़ू आप लोग बोलते हैं। ठीक है, बढ़नी उसको ठेठ भाषा में बोला जाता है, उसको भेंट में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें थर्ड, टोडा। ठीक है, दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाली टोडा जनजाति में एक महिला के एक से अधिक पति होने की सामाजिक परंपरा या प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें 4th, यानी कि गद्दी उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में और टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन गद्दी जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4th, उपयुक्त में से कोई नहीं। खाद्य संग्रहण, मत्स्यन और उत्खनन, ये तीनों ही सीधे प्रकृति से जुड़े काम है, इसलिए ये तीनों प्राथमिक क्रिया हैं, अतः विकल्प 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिम व्यवसाय नहीं है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका व्यापार हो जाएगा आखेट, आदिम कृषि और चलवासी पशुचारण मनुष्य के सबसे पुराने व प्राचीन काम है, जबकि व्यापार एक आधुनिक और तृतीय क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि लैब, समोयत तथा कोरियाक किस प्रदेश की आदिम जनजातियाँ हैं। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल यूरेनिया टुंड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11 कह रहा है कि पीसी कल्चर संबंधित है, पीसी कल्चर संबंधित है किससे है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड से, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक भूदृश्य का उदाहरण है, इसे आपको करेक्ट बताना है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, मीनिंग यानी कि खनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाद का समर्थक नहीं था, तो इसे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसी सैम्पुल। ठीक है, यह प्रसिद्ध पुस्तक 1911 में प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी इसी सैम्पुल द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने निश्चयवाद का खुलकर समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव पुस्तक किसने लिखी थी, इसे आपको बताना है। तो इसलिए लिखने वाले इसी सैम्पुल थे। ठीक है, यानी कि यह प्रसिद्ध पुस्तक 1911 में प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी इसी सैम्पुल द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने निश्चयवाद का खुलकर समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि भाषा बातचीत की क्या कह रहा है, भाषा बातचीत की संगठित पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से संचार करते हैं, कथन है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे आपको बताना है। तो ये जो प्रसिद्ध है वो क्रोबर का है, यानी कि प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता A.L. क्रोबर, ठीक है, ने भाषा और संस्कृति के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए यह परिभाषा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम निम्न में से है, कौन है, इसे आपको बताना है। तो स्वीकार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को नाम दिया है, क्या नाम दिया है, इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंग्लो अमेरिकन, यानी कि यूएसए और कनाडा में मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषी और ब्रिटिश यूरोपीय सांस्कृतिक प्रभाव है, इसलिए इस पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र को एंग्लो अमेरिकन संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों 22 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने का श्रेय किस देश के निवासियों को जाता है, तो इसे आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ब्रिटेन को। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को अपना उपनिवेश बनाया और वहाँ जाकर बस गए, जिसके कारण इन देशों में ब्रिटिश या अंग्रेजी संस्कृति स्थापित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, निग्रोइड। ठीक है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में निग्रोइड प्रजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों में काले, घुंघराले और ऊन जैसे छल्लेदार बाल उनकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है, प्रजातियों का जो वर्गीकरण का आधार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो शारीरिक लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पुर्तगाली का प्रमुख भाग है, तो पुर्तगाली का प्रमुख भाग जो है दोस्तों वो आपका ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करा जा रहा है, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, शीतोष्णीय कटिबंधीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन, ये तीनों किसी भी जगह की जनसंख्या को घटाते या बढ़ाते हैं, जबकि लिंगानुपात जनसंख्या की एक विशेषता या संरचना है, परिवर्तन का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एस्किमो जनजाति का दूसरा नाम है, क्या दूसरा नाम है, इसे आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इनुइट। ठीक है, एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। कनाडा और ग्रीनलैंड के एस्किमो लोग खुद को इनुइट कहलाना पसंद करते हैं, इसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है सच्चे मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इग्लू किसका अधिवास है, इग्लू किसका अधिवास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा एस्किमो। टुंड्रा प्रदेश के कड़े बर्फीले तूफानों से बचने के लिए एस्किमो जनजाति बर्फ के ब्लॉकों को जोड़कर अर्धगोलाकार गुंबदकार घर बनाती है, जिसे इग्लू के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि माल्थस, क्या कह रहा है दोस्तों, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है। कैसे बढ़ती है इसे आपको बताना है। तो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ज्यामितीय रूप से। जैसे दोस्तों 1 2 4 8 16 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि घेट्रो शब्द संकेत करता है। क्या संकेत करता है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से सेंटी डाउन, झुंगी झोपड़ी, कच्ची आबादी सभी करता है, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दोस्तों कि किसने मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, रैटजेल ने। ठीक है। यानी कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल को मानव समाजों और धरातल के संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रुको और जाओ नियतिवाद को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, नव नियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रिफिथ टेलर। यानी कि विडाल, ली ला ब्लास, जीन बुन्स, अल्बर्ट डिमांजियन प्रसिद्धि फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, जबकि ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी भूगोलवेता थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। आप आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इस यूनिवर्सिटी से आपका एग्जाम कब होने वाला है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक हैं कौन है दोस्तों, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो रैटजेल हैं। कौन है? रैटजेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बिडाल, क्या कह रहा है दोस्तों, बिडाल डी ला ब्लास समर्थक हैं। कौन है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो संभववाद, क्या है? संभववाद। फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेता पाल बिडाल ली ला ब्लास को भूगोल में संभववाद विचारधारा का वास्तविक संस्थापक या जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, अफ्रीका। ठीक है। यानी कि प्रतिशत या दर के मामले में वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक, लगभग 2.4% से अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पूर्वी एशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है। प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो किसी व्यक्ति को मजबूरी में अपना घर छोड़ने पर विवश करते हैं, जैसे पानी की कमी, बेरोजगारी, महामारी, जबकि चिकित्सा और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं लोगों को अपनी घर और आकर्षित करती हैं, इसलिए एक अपकर्ष कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भील जनजाति द्वारा गोल गधेड़ों उत्सव कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, होली में। ठीक है। कब दोस्तों? होली में। यानी कि गुजरात और मध्य प्रदेश की भील जनजाति में होली के त्यौहार के समय गोल गधेड़ों उत्सव मनाया जाता है, जो एक प्रकार का पारंपरिक लोक नृत्य और विवाह से जुड़ा उत्सव होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करती है। इसको आप करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 15 से 59 वर्ष। यानी कि जनसांख्यिकी के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु को कार्यशील या उत्पादक जनसंख्या माना जाता है, क्योंकि यह वर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, प्राथमिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। आई होप की वीडियो आपको समझ में आ रही हो। ठीक है। कर्तन एवं दहन कृषि का दूसरा नाम और क्या है, इसे आपको बताना था। तो इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। यानी कि स्थानांतरित कृषि में जंगलों को काटकर और जलाकर साफ किया जाता है और उस पर खेती की जाती है। मिट्टी की उर्वरता खत्म होने पर दूसरी जगह यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। क्या निवास स्थान है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका हो जाएगा 2, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि खिरगिज जनजाति किस प्रजाति की है।
इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मंगोलायड। मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली चलवासी किर्गिज जनजाति शारीरिक लक्षणों के आधार पर मंगोलायड प्रजाति से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 20 की सबसे पहली मिलियन सिटी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लंदन। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद लंदन विश्व का सबसे पहला ऐसा शहर बना जिसने वर्ष 1810 के आसपास सबसे पहले 10 लाख की जनसंख्या के आंकड़ों को पार किया था। दोस्तों आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा या तो पढ़ा भी होगा तब भी ये वीडियो देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपका किस्मत चले और आपका एग्जाम में टोटल क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाए। ऋतु प्रवास क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ ऋतुवत गमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सेमांग जनजाति की प्रजाति है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो निग्रिटो। क्या दोस्तों? निग्रिटो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है, तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो आखेट है। क्या है? आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एशिया। ठीक है, यानी कि विश्व की लगभग 60% आबादी अकेले एशिया महाद्वीप में रहती है। प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की सघनता में मामले में एशिया का जनसंख्या घनत्व विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि वातावरण निश्चयवाद अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए रेट जेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो 3। कितने? 3, यानी कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव जाति को मुख्य रूप से 3 बड़े वर्गों में बांटा था, जैसे श्वेत यानी कि काकेशियन, पीला मंगोलियन, काला निग्रोइड। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ दे। ठीक है, कह कि भारतीय जनजातियां अधिकतर निवास करती हैं, कहाँ पे निवास करती हैं इसे आपको बताना था, तो वन और पहाड़ियों में। ठीक है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कान। ठीक है, यानी कि मानव प्रजातियों को अलग करने के लिए आंखों की बनावट, नाक का सूचकांक और बालों की बनावट को परमाणु आधार माना जाता है, लेकिन कानों की बनावट का प्रयोग वर्गीकरण के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कॉन्वर्सेशन शब्दावली का प्रयोग किया, कौन किया था दोस्तों? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पैट्रिक गेडिज ने। ठीक है, अब कब किया था? 1915 में किया था। ठीक है, याद रख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, तो मेसोपोटामिया। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे। सघन अधिवास पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है इसे आपको बताना है, तो ये पाया जाता है कहाँ पे? जलोढ़ मैदानों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करा जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम जो एकदम सर पे है। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्पूज के नाम से जाना जाता है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो बांग्लादेश को। किसको? सॉरी, इसमें हो जाएगा मलेशिया। सेकंड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया और इंडोनेशियाई संस्कृति क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों के पारंपरिक गाँवों या बस्तियों को स्थानीय भाषा में कामयूंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में, यानी कि दिए गए विकल्पों में बांग्लादेश का क्षेत्रफल बहुत कम है और उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग 1100 प्लस व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ई हंटिंगन। ठीक है, यानी कि अमेरिका जलवायुविद और भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने 1907 में पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने जलवायु का मानव इतिहास और संस्कृति पर प्रभाव दर्शाया था। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 62 क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी जर्मन स्कूल से संबंधित थी? इसे आपको बताना था, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर
63 कह रहा है कि पिग्गी निवासी हैं, पिग्गी निवासी हैं। तो पिग्गी निवासी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। पिग्गी जनजाति मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय कांगो बेसिन के घने वनों में रहती हैं। दिए गए विकल्पों में अमेजन, पराना या गंगा बेसिन सही नहीं है, इसलिए विकल्प 4 बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि ड्रेन ब्रेन समस्या है। किसकी समस्या है ड्रेन ब्रेन? तो ये विकासशील देशों की समस्या है। क्या है दोस्तों? विकासशील देशों की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि जनाधिक्य की समस्या का समाधान हो सकता है। तो कृषि पुनर्व्यवस्था से, औद्योगिक विकास से, परिवार नियोजन से। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दोस्तों? 66 कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजाति के थे। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका हो जाएगा 3rd, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3rd, यानी कि मंगलोइड। ठीक है। यानी कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जिन्हें आमतौर पर रेड इंडियंस कहा जाता है, वे प्राचीन काल में बेरिंग जल मरुमध्य को पार करके एशिया से वहां पहुंचे थे। शारीरिक रूप से वे मंगोलाइड प्रजाति से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 67 भी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? इसे आपको बताना है। तो रसदार फलों की खेती होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दोस्तों? 68 ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है कि लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्ण आर्द्र वनों की अपेक्षा शीतोष्ण शंकु वनों में अधिक विकसित है। क्यों दोस्तों? तो ये होता है बड़े क्षेत्र में एक जाति के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सड़कों के किनारे स्थित बस्ती का प्रतिरूप क्या होगा? इसे आपका करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रेखीय प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र जनसंख्या वितरण के अनुसार जन शून्य है? इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका अंटार्कटिका। ठीक है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप अत्यधिक कड़े शीत, मोटी बर्फों की परतों और प्रतिकूल जलवायु के कारण पूरी तरह से मानव निवास विहीन यानी जनशून्य क्षेत्र है। यहाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो क्या है दोस्तों? तो अप्रवास है। क्या है? अप्रवास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि विश्व की, क्या दोस्तों? विश्व की, एक मिनट, विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग निवास करता है। कहाँ पे निवास करता है दोस्तों? तो यहाँ पे डी बिल्कुल, यानी कि 4th बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 अंश उत्तरीय और 40 अंश उत्तरीय अक्षांशों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं ही हैं। यह कथन है किसका है दोस्तों? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो लुसियन फेब्रो का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि चेना कृषि की जाती है। कहाँ पे की जाती है चेना कृषि? तो ये की जाती है श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने नवाचार विसरण मॉडल प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, टी हैंगर स्टैंड ने। ठीक है। यानी कि स्वीडिश भूगोलवेत्ता टार्स्टन हैंगर स्टैंड ने भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के दौरान समाज में किसी विचार, तकनीक या सूचना के फैलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए नवाचार विसरण मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे भूगोल के टॉप 75 MCQ। मुझे पूरा यकीन है कि इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा या हो गया होगा। आपके 75 में से कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी अपना स्कोर जरूर बताना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको हमारी यह मेहनत और कंटेंट पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने कॉलेज ग्रुप सब दोस्त के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सटीक तैयारी आगे भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, सफलता की पूरी गारंटी है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मॉडल पेपर 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको सुबह 6 से 7 बजे तक आपको मॉडल पेपर 2 प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का
जो एग्ज़ाम है वो लगभग 10 बजे के आसपास से है, तो आप मॉडल पेपर 2 भी देख लेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जैसा रिस्पॉन्स देंगे तो कराया जाएगा, वो भी करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा हो सके। और आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली पूछ पाएंगे और कोई भी फास्ट अपडेट वहाँ पे शेयर की जाती है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसके मॉडल पेपर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।